चलिए एक बार वापस उस न्यूज़ को एड्रेस करते हैं जो सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगी है। गेल ने आईजीएल को गैस एलोकेशन बढ़ा दिया है। यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, तो न्यूज़ पर मोहर। बिल्कुल। और जो फ्राइडे को हमने रिपोर्ट किया था कि जो ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री है, इन्होंने गेल और ओएनजीसी दोनों को ही डायरेक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक गैस जो है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको मुहैया कराई जाए। आईजीएल एमजीएल उस दिन भी फोकस में थे, आज भी फोकस में है, क्योंकि आईजीएल ने अब स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि 16 तारीख से यानी जो 16 जनवरी है 2025, वहाँ से गेल जो है इनका टोटल एलोकेशन 31% तक बढ़ाने वाला है। और इसके कारण जो डोमेस्टिक गैस का शेयर है, जो करंटली अभी 37% है, वो 51% हो जाएगा। यानी डोमेस्टिक गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। और कंपनी ने एक एडिशनल एक एमएमएस-सीएमडी का टाई अप भी कर दिया है एक बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे, जिसके कारण कंपनी का कहना ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो थोड़े दिनों पहले ही सरकार ने एपीएम गैस का जो आवंटन है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए कट किया था, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ी डेंट आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। और गेल और ओएनजीसी को ये भी कहा गया है कि जो नए वेल से गैस प्राप्त होती है उसको बिना ऑक्शन किए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मुहैया कराई जाए। तो आगे जो 6-12 महीने हैं, इससे शायद आपको एक बेटर एलोकेशन होता हुआ दिखाई पड़े डोमेस्टिक गैस का, जिसका कारण फिर से एक बार आईजीएल एमजीएल जैसी डोमेस्टिक कंपनीज जो है गैस वाली, वो फोकस में रहेंगी। आज आईजीएल का शेयर लगभग 5-6% की तेज़ी के साथ इसीलिए शायद ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये क्लियरली आज एक बड़ा मूव आईजीएल में। यतिन, शुक्रिया। अब बात करते हैं मार्केट के बड़े ट्रेंड्स की। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़े हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में इस समय एक ही सवाल ही हो क्या रहा है और कैसे इस स्पेस से निपटना चाहिए, आप बताइए। Hi, good afternoon. धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हमें हमें ये लगता है कि मार्केट में अभी जो है क्लियरली एक कंसोलिडेशन हो ही रहा है। और जैसा हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर से ये शुरू हो चुका है। अगर आप देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में भी मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस 8% तो डाउन थे, 8% डाउन थे। एंड आई थिंक वही ट्रेंड अभी थोड़ा सा चालू है। तो इसके कई सारे कारण तो आप बता सकते हैं, जैसे कोई बोल सकता है प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बोल सकता है, जब भी मैं अभी सुन रहा था जैसे कोई ट्रम्प के इश्यू है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स है। बट आई थिंक हमें एक चीज ये समझना चाहिए कि लास्ट 3 साल में कम से कम 20 से 25% कंपाउंडेड रिटर्न मार्केट ने दिया है। और अगर आप कोविड के बाद भी देखते हैं तो 4 साल से करीब करीब वही रिटर्न आया है। तो एक ये प्रॉफिट बुकिंग नेचुरली होता है, कंसोलिडेशन एक नेचुरली होता है। एंड ऑफ कोर्स अभी तो थोड़े सारे देयर आर लॉट ऑफ हेडविंड्स एज फार एज द न्यूज़ फ्लो इज आल्सो कंसर्न। तो ये हिसाब से हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। प्लस एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस एट इंडेक्स लेवल अगर आप देखते हैं, कंपनी स्पेसिफिक तो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है, बट एट एन इंडेक्स लेवल हमें वो काफी एक्सपेंसिव है लास्ट 6-8 महीने से। तो ये भी सारे कारण एक साथ जब होते हैं तो इस तरह का एक फेज होता है। बट एट द सेम टाइम हमें ये लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाइक अस, जैसे हम लोग जो हमारा इन्वेस्टिंग करते हैं काफी लॉन्ग टर्म करते हैं। वंस वी इन्वेस्ट हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल कम से कम शेयर रखते हैं, और कभी बहुत सारे शेयर को उससे भी लंबे रखते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, जहाँ सॉरी ये एक अपॉर्चुनिटी होता है। ऐसी वॉलेटिलिटी जब भी मार्केट में होती है तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छे शेयर्स आपको काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस में, और ये जो जब प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो आपको एक चांस मिलता है कि अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ये टाइम पे कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया अपॉर्चुनिटी, नो डाउट कि आप जब अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल भी करेंगे तो ये तो देखेंगे कि मेरे को वैल्यूएशंस कहाँ अच्छे मिल रहे हैं, प्लस अर्निंग्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कहाँ पे है। इस दो पैमानों को तो शायद कोई भूल ही नहीं सकता। तो इस अपॉर्चुनिटी शब्द के साथ बिल्कुल ठीक ठाक क्या बैठ रहा है आपके मुताबिक? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू अगर लेते हैं, 1-2 क्वार्टर आगे पीछे रिजल्ट्स कभी कभी होते हैं, क्योंकि
कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा होता है, कभी इंटरनल कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो अगर वो हिसाब से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जरा 3 या 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है और आउटलुक भी वहाँ पे थोड़ा सा बेटर है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। तो एक तो है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है और नेक्स्ट 2-3 साल उनके ग्रोथ भी ठीक ठाक ही रहेंगे, क्योंकि ये सब बैंक कैपिटलाइज्ड है, इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी अच्छी है और दे आर आल्सो एबल टू डू गुड डिपॉजिट ग्रोथ, जो आज की तारीख में थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर एक बैंक के लिए, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लीडर्स है वहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है। तो प्राइवेट असेट क्वालिटी भी अभी तक उनकी काफी ठीक ही रही है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो भी लीडर्स है वहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आईटी सेक्टर में भी अच्छा ही लग रहा है बिकॉज अगर जो हिसाब से यूएस इकोनॉमी की अभी रिकवरी दिख रही है और वहाँ पे बहुत सारे जो टॉप 500 कंपनीज या फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है उन्होंने लास्ट 2-3 साल से उनके बहुत सारे स्पेंडिंग पे कट कर दिया था, क्योंकि वो लोग सब they were all creating a war chest, they were all sitting on a lot of cash to basically to face the recession, but वो बड़ा व्हाट यू से हार्ड लैंडिंग हुआ नहीं है यूएस मार्केट में, ऐसा देखा जाए तो। और अभी जो हिसाब से वहाँ पे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, कॉर्पोरेट लेवल पे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, तो आई थिंक द डिमांड शुड come back very strongly for all the for the IT companies also, because the large part of the customers are coming from the US market. So IT is another very good sector. तीसरा सेक्टर हमें जो अच्छा लगता है वो है फार्मा सेक्टर। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो जिनका एक्सपोजर है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, सीडीएमओ स्पेस में। तो ये जो चाइना +1, यूरोप +1, इनको एक बड़ा टेलविंड है इन कंपनियों के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर लग रहा है नेक्स्ट 2-3-4 साल के लिए, सेक्युलर ट्रेंड है ये तो। और कंपनीज भी काफी अच्छा केपेक्स कर रही है क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस है उनके कस्टमर से, ग्लोबल कस्टमर से, कि उनको काफी सारे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। सो आई थिंक दैट्स आल्सो वन अनदर इंटरेस्टिंग स्पेस। और आई थिंक वन मोर स्पेस व्हिच इज आल्सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें काफी अच्छा लगता है, वो है ऑटो कंपनीज। ऑटो कंपनीज में भी दो तरीके के ऑटो कंपनीज होते हैं, एक तो ओरिजिनल इक्विपमेंट होते हैं और दूसरे ऑटो एंसिलरीज होते हैं। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट में भी जो हिसाब से इंडिया का यंग एस्पिरेशनल डेमोग्राफी है, जो क्राउड है, नेक्स्ट 3-4-5 साल यहाँ पे डिमांड तो अच्छी रहेगी। तो जो भी अपने लीडर्स है ऑटो कंपनीज में, उनका भी ओवरऑल नेक्स्ट 2-3 साल के लिए अच्छा रहेगा और अभी वैल्यूएशन वहाँ पे बहुत रीजनेबल है। और ऑटो एंसिलरीज में वापस ये एक्सपोर्ट्स की, जैसे फार्मा में मैंने बताया, वहाँ पे भी आउटसोर्सिंग एक्सपोर्ट्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे कंपनीज को अच्छे से ऑर्डर बुक भी अभी मिल रहे हैं एक्सपोर्ट साइड पे। तो हमें लगता है कि ये जो 4 बड़े सेक्टर्स है, यहाँ पे जो भी लीडर्स है इन सेक्टर्स में, वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है to invest for next 2 to 3 years at least. जी, ऑटो, फार्मा, बैंक, आईटी ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे 2025 में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है, वैल्यूएशन के हिसाब से ये सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ मैं। आपने बहुत सारे सेक्टर्स का नाम लिया, लेकिन सर 2024 में बहुत थीम्स भी प्ले हुए और उसी में से एक थीम निफ्टी एनर्जी की बात करूँ। एनर्जी सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी हमें 2024 में भी देखी गई थी कुछ वक्त के लिए, और फिर वहाँ पर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली। 2025 में निफ्टी एनर्जी को देखें आप तो आज भी इनफैक्ट 2% से के करीब इंडेक्स डाउन है। कोल, बीपीसीएल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स आप देखेंगे तो डे लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वहीं एमफी का डेटा भी आया आज और वहाँ पे ये रुझान देखने को मिल रहा है कि सेक्टोरल और थीम्स वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश ज़्यादा बढ़ता दिखा है, वहाँ पे भी रुझान बढ़ता दिखा है। तो ये निफ्टी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं आप 2025 में, और ऐसे कोई स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं इसमें से?
निफ्टी एनर्जी में आप देखेंगे तो उसमें जहां तक मुझे याद है सबसे हैवी वेट तो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, और फिर आपके रहेंगे 3 या 4 जो बड़े अपने पीएसयूज है, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे आपने बताया, और एनटीपीसी, पावर ग्रिड, दोस काइंड ऑफ कंपनीज। तो ये हर एक कंपनी का एक्चुअली आउटलुक डिफरेंट है, दे आर नॉट एक डायरेक्शन में जरूरी नहीं है जाते हैं। जैसे आईटी कंपनी हमने कहा तो जनरली मोरलेस ये सारे आईटी कंपनीज एक ही डायरेक्शन में जाते हैं,